Hello friends, in this lecture we will discuss about Government of India Act 1935। तो 1935 के एक्ट को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 1919 के एक्ट को, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसमें पहला पॉइंट था, दिस एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इस एक्ट में इसको सेकेंड माइलस्टोन कहा गया क्योंकि इन्होंने दूसरी बार एफर्ट किया था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का इंडिया में, और पहला आपका प्रयास कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इसीलिए इसको सेकेंड माइलस्टोन बोला गया कि ये इस एक्ट के द्वारा एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई आपके इंडिया में 1935 के एक्ट में। और सेकेंड पॉइंट था, इट वाज अ लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग अ 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। तो ये जो एक्ट था बहुत ज़्यादा लेंदी था और डिटेल एक डॉक्यूमेंट था, बहुत विस्तृत रूप का। तो और इसमें कितना सेक्शन था? 321, 321 सेक्शन था और 10 शेड्यूल था। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी था। और इस एक्ट को आपको क्या बोलते हैं? इस एक्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करंटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत मोर देन हाफ जो आपका पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसीलिए आपको इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। तो इस एक्ट में इस्टेब्लिश किया गया क्या? ऑल इंडिया फेडरेशन। और कंसिस्ट करता था उसमें कौन? प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। जो आपके स्टेट थे उनको मिलाया गया और प्रिंसली स्टेट उनको भी इंक्लूड किया गया। और इस एक्ट में द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस एक्ट में जो आपकी पावर थी वो डिवाइड कर दी गई सेंटर और स्टेट में। तो आपकी जो फेडरल लिस्ट थी या जो सेंट्रल लिस्ट थी उसमें कितने सब्जेक्ट थे? 59 सब्जेक्ट थे। और प्रोविंशियल जो आपकी स्टेट की लिस्ट थी उसमें आपके 54 सब्जेक्ट थे। और जो कॉन्करेंट थी, कॉन्करेंट का मतलब था कि आपकी जो फेडरल और प्रोविंस दोनों इसमें लॉ बना सकते थे। तो ये आपकी पावर को डिवाइड कर दिया गया सेंटर एंड स्टेट में। और जो आपकी रेसिड्यूरी पावर थी, रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वॉयसराय। तो आपकी रेसिड्यूरी का मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट आपके ऐसे दो सब्जेक्ट विच इज़ नॉट मैंशनड इन द फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऐसे में कौन कानून बनाएगा उनमें? उसको वॉयसराय बनाएगा, वॉयसराय ऑफ इंडिया। तो उसी को रेसिड्यूरी पावर बोला गया है। और इसमें देखते हैं, हाउ एवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। हालांकि जो फेडरेशन था, फेडरेशन आपका कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसीलिए इसको फेडरेशन पूरी तरह नहीं माना। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इट एबलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि आपके इन्होंने डायरकी इस एक्ट में ख़त्म कर दिया। 1935 में आपकी जो डायरकी थी वो ख़त्म कर दी गई, बट कहाँ की? प्रोविंसेस की। स्टेट में जो डायरकी इन्होंने 1919 में आपने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर को आप जाके देखिएगा, उसमें क्या था? डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे? स्टेट में। स्टेट में। तो इसको इन्होंने एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया एंड इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और जो प्रोविंस थे आपको उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई एक प्रकार से। तो प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दियर डिफाइंड स्पेयर।
तो आपके जो स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, वो ऑटोनॉमी, उनको स्वाधीनता या स्वतंत्रता दे दी गई कि वो अपना कानून या अपना प्रशासन खुद चला सकते थे। और मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, दैट इज़ द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो आपका इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया क्या, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कहाँ पे, प्रोविंसेस में। तो आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई प्रोविंसेस, स्टेट में। और जो गवर्नर था वो किसकी एडवाइस पे काम करता था, एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता था और रिस्पॉन्सिबल होता था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को। तो दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एज वाज डिसकंटिन्यूड इन 1935। तो ये आपका 1937 में आपका एग्जिस्टेंस में, इफेक्ट में आया था। तो ये आपका, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछेगा कि किस एक्ट में, इन विच एक्ट डायरकी इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, तो आपका आंसर होगा 1935 के एक्ट में। 1935 में आपकी जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई वो कहाँ पे की गई थी, सेंटर में, सेंटर में। और आपकी स्टेट से इसको ख़त्म कर दिया गया था, तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो आपके जो फेडरल सब्जेक्ट थे, जो सेंट्रल के सब्जेक्ट थे, उनको किस में, दो भागों में डिवाइड किया गया। जो 1919 के एक्ट में हुआ था ना, जो आपके प्रोविंसेस में सब्जेक्ट थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक था रिजर्व्ड और एक था ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व सब्जेक्ट अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे थे और रिजर्व में आपके इम्पोर्टेंट था, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, आपका जो डिफेंस था, ये सब इन्होंने रिजर्व में रखा था। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो ये इंडियंस को दे दिए गए थे कि आप इन पे लॉ बना सकते हो। तो दिस प्रोविज़न ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। फिर भी ये जो प्रोविज़न था, ये जो क्लॉज था, पूरी तरह ऑपरेशन मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं आया, पूरी तरह इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट था, इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो इस एक्ट के थ्रू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म, मतलब दो सदन, द्विसदनी। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, 11 प्रोविंसेस में। आपके जो 11 स्टेट थे, यहाँ पे इन्होंने 11 स्टेट के 11 स्टेट में इन्होंने 6 राज्यों में, 6 प्रोविंसेस में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये 6 राज्य कौन थे, द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी, वर मेड बाईकैमरल कंसिस्टिंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसको क्या किया, इस लेजिस्लेचर को इन्होंने बाईकैमरल कर दिया, दो सदन बना दिए गए। तो दूसरा सदन आपका जो होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाया, जिसको अपर हाउस बोलते हैं। और 1919 के एक्ट में सबसे पहली बार क्या हुआ था, इसको 1919 के एक्ट में आपके कौन, राज्यसभा, यानी कि मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। आप राज्यसभा का जब ओरिजिन देखेंगे तो किस एक्ट के में देखेंगे, 1919 के एक्ट में, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये आपका 1919 में था। और फिर उसके बाद 1935 में आपके स्टेट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाईकैमरलिज्म। तो आपका जिसको अपर हाउस या लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, और दूसरा आपका जो होता था लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस। हालांकि हाउएवर मैनी रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, आपका अपर हाउस थी, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, उसको मतलब उतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर। तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में जो आपका कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया।
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपका कहाँ से शुरू हुआ था? 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के एक्ट में सबसे पहले किसको दिया गया था? मुस्लिम्स को। फिर 1919 में क्या हुआ? इसको एक्सटेंड किया गया, किसको दिया गया? सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, अब 1935 में क्या हुआ? इसको फिर से एक्सटेंड किया गया और ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया आपको डिप्रेस क्लास, जो आपकी शेड्यूल कास्ट थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, वुमेन थी उनको दिया गया, और जो लेबर थे उनको दिया गया। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट था कि इट एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइज़र। तो इन्होंने ख़त्म कर दिया किसको? काउंसिल ऑफ इंडिया को। आपने देखा था 1858 के एक्ट में एक काउंसिल बनाई गई थी 15 मेंबर की, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी, जिसका काम क्या था? ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता प्रदान करती थी, जो कि एक एडवाइजरी टीम थी। मतलब इसका डिसीजन जो होता था वो बाउंड नहीं होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे। तो इसको क्या, काउंसिल को क्या कर दिया इन्होंने? ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका था इट एक्सटेंडेड फ्रेंसीज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। और इस एक्ट में 1935 के एक्ट में इसमें क्या हुआ कि इन्होंने मताधिकार को एक्सटेंड कर दिया, और इन जो आपकी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 10%, जो आपके 10% लोग थे उनको क्या, वोट देने का अधिकार मिल गया था, वोट देने का अधिकार। एंड नेक्स्ट पॉइंट था आपका इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो क्या था इस एक्ट में आपका जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ हुआ, इसको हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया की स्थापना किस एक्ट में हुई थी? आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था आपके किस में? 1935 के एक्ट में। और इसका काम क्या था? ये करेंसी को कंट्रोल करता था और क्रेडिट को मेंटेन करता था। तो ये आपका क्या कि सेंट्रल बैंक है इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई की जो इस्टेब्लिश की गई थी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनकी एक थीसिस थी, प्रॉब्लम विद अ रूपी, प्रॉब्लम विद अ रूपी, ये इनकी थीसिस का सब्जेक्ट था। और इस सब्जेक्ट पे ही आपका, इसके आधार पे ही आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और बी आर अम्बेडकर के बारे में भी हम लोग एक लेक्चर पढ़ेंगे। हिस्ट्री में 2-3-4 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भगत सिंह। तो ये कुछ लोग हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको हिस्ट्री में आपको पढ़ना चाहिए, और इनके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट था इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस एक्ट में आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया, और क्या इस्टेब्लिश किया गया? प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब स्टेट में भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है कि मतलब 2 और मोर स्टेट हैं, अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हैं उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसके बाद था कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट आपकी इस्टेब्लिश की गई, और जो कि सेटअप किया गया था 1937 में, 1937 में। तो ये आपका बात करते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट की। तो ये आपका 1935 का एक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। और इसमें एक मैप ड्रॉ करते हैं जिसमें आपको इजी टू लर्न होगा पढ़ने का। सॉरी,
जैसे देखते हैं कि सबसे पहले क्या था। 1935 में आपका गवर्नमेंट के बाद आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दूसरा आपका क्या था, प्रोविंशियल था। तो 1935 में आपको जो सेंट्रल थी, यहाँ पे क्या डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना, डायरकी। तो फिर आपके जो थे सेंट्रल सब्जेक्ट थे, देखा था ना, सेंट्रल सब्जेक्ट थे। सेंट्रल सब्जेक्ट में इसमें क्या हुआ था, दो भागों में बांट दिया गया था। पहला क्या था आपका, रिजर्व था, और दूसरा क्या था, ट्रांसफर्ड था। जो आपका रिजर्व सब्जेक्ट था, इस पे कौन कानून बनाता था, इस पे बनाता था आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था लेजिस्लेटिव को। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में ये कौन बनाते थे, आपका गवर्नर जनरल ही बनाता था, बट विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आपका 1935 का एक्ट का डायग्राम था, क्योंकि डायरकी इन्होंने इंट्रोड्यूस की सेंट्रल में। सेंट्रल के अपने सब्जेक्ट थे और उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला आपका रिजर्व था, दूसरा आपका ट्रांसफ़र था। रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस पर कानून बनाता था, और ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। और दूसरा आपका था ट्रांसफर्ड, ऐसे सब्जेक्ट थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो उनको क्या इन्होंने गवर्नर जनरल बनाता था विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आपका था। और प्रोविंस में तो ये आपका 1935 का एक्ट है, 1935। और हमने 1919 में देखते हैं कि क्या हुआ था, प्रोविंशियल था। प्रोविंशियल के बाद प्रोविंस सब्जेक्ट थे, प्रोविंस सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ भी क्या था, सेम सिचुएशन थी, रिजर्व्ड और क्या था, ट्रांसफर्ड। तो ये आपका कहाँ था, 1919 के एक्ट में था। लेकिन बट जब 1935 का एक्ट आया तो इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था, इसको पूरा ख़त्म कर दिया। तो यहाँ क्योंकि प्रोविंस जो आपके स्टेट थे उनको पूरा ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि जो आपके स्टेट हैं वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बना सकते थे। वहाँ रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड वाला पूरा सिस्टम ख़त्म कर दिया। डायरकी मतलब यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी। 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, कहाँ पे, प्रोविंशियल में। 1935 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में, और स्टेट की जो डायरकी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि स्टेट पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे कि वह अपने सब्जेक्ट पे कानून बना सकते थे। 1935 में हम एक स्टेप आगे गए कि सेंट्रल में भी हमको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। तो ये था आपका। तो ये आपका 1935 का एक्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका था 1909 जिसको बोला जाता है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, और तीसरा है 1935। 1935 इन तीनों एक्ट से एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। और 1935 का एक्ट आपको इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है करंट, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट आपका कहाँ से लिया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया है। मेजर पोर्शन आपका 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, और वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।